हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हम लेसन 24 पढ़ रहे थे, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रुधिर स्कंदन। अब देखिए बेटा, रुधिर स्कंदन से मतलब क्या है कि जब शरीर के अंदर चोट लग जाती है, कोई भी शरीर जब हमारा क्षतिग्रस्त हो जाता है, इंजरी हो जाती है शरीर के अंदर, तो शरीर की रुधिर वाहिनियों से रुधिर कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। और रुधिर के बाहर आने पर कुछ समय पश्चात ही जो रुधिर के जो अवयव है वो एक जेल के समान संरचना में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। समान संरचना में परिवर्तित होना क्या कहलाया, उसका थक्का बनना कहलाता है। लेकिन जो थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, रुधिर स्कंदन। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई रुधिर स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा जो रुधिर है एक जेल के समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कह रहे हैं, थक्का कह रहे हैं। और यही थक्का फिर रुधिर को बहने से क्या करता है, रोकता है। अब देखिए बेटा, जो रुधिर स्कंदन की जो प्रक्रिया है ये अनेक कारकों पर निर्भर करती है। और जैसे ही हमारा शरीर जब क्षतिग्रस्त होता है तो शरीर की जो प्लेटलेट्स होती हैं वो भी क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कारक क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। और ये कारक क्या करते हैं, थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अब रुधिर स्कंदन की जो प्रक्रिया है ये 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में। पहला जो चरण है ये है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। अब देखिए बेटा, यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो क्या है कि रुधिर स्कंदन को करने वाली मुख्य प्रोटीन है। और इसके द्वारा ही रुधिर का क्या होता है, स्कंदन होता है, थक्के का निर्माण होता है, जिससे कि रुधिर जो स्राव है वो क्या होता है, बंद होता है। तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण किस तरीके होगा कि जब शरीर के अंदर कोई भी घाव हो जाता है, जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो रुधिर का स्राव होता है। उस समय जब हमारा क्षतिग्रस्त हुआ तो रुधिर प्लेटलेट्स है या शरीर के जो ऊतक थे वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो उन क्षतिग्रस्त प्लेटलेट से तथा शरीर के ऊतकों से, कौन से ऊतक, जहाँ पर क्या हुआ है, घाव हुआ था, चोट लगी थी, तो वहाँ की प्लेटलेट्स और वहाँ के ऊतकों से एक ग्लाइकोप्रोटीन मुक्त होता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं और इसमें क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड भी होते हैं। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त हुआ था ये क्या करता है, स्कंदन कारक 7 को और 10 को तथा कैल्शियम +2 आयन को क्या कर देगा, सक्रिय कर देगा। और सक्रिय करके इनसे क्रिया करेगा और क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो वंस अगेन एक बार फिर से बताती हूँ कि जब शरीर के अंदर चोट लगी, चोट लगने के पश्चात रुधिर वाहिकाओं से क्या निकला, रुधिर बाहर निकला। और रुधिर बाहर निकलने के पश्चात वहाँ जो प्लेटलेट्स थी रुधिर की वो क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। और टूटने के पश्चात इनसे क्या मुक्त होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो रुधिर स्कंदन कारकों को क्या कर देगा, सक्रिय कर देगा। अब रुधिर स्कंदन कारक कौन कौन से को सक्रिय कर रहा है, एक तो कौन सा कर रहा है, 7 को कर रहा है, एक किसको कर रहा है, 10 को कर रहा है। और साथ साथ जो कैल्शियम +2 आयन है उसको क्या कर देगा, सक्रिय कर देगा। और उनसे क्रिया करके क्या बना लेगा, एक प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का क्या कर देगा, निर्माण कर लेगा। सेकेंड जो चरण है वो है हमारा प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। सेकेंड चरण कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। अब देखिए बेटा, जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन थी वो तो किससे मुक्त हुई थी, रुधिर प्लेटलेट से और ऊतकों से, क्षतिग्रस्त ऊतकों से मुक्त हुई थी। जो प्रोथ्रोम्बिन है ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। किसमें पाई जाती है, प्लाज्मा। भाई ब्लड बाहर निकल रहा है तो प्लाज्मा भी बाहर निकल रही है, क्योंकि रुधिर का अवयव कौन कौन से होते हैं, एक तो प्लाज्मा होते हैं, दूसरी क्या होती है, रुधिर कणिकाएं। तो प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में पाई जाने वाली क्या है, प्रोटीन है। और ये प्रोथ्रोम्बिन जो सक्रिय पहले बना था, किससे बना था, थ्रोम्बोप्लास्टिन से बना था। जो प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय था ये प्रोथ्रोम्बिन को किसमें परिवर्तित कर देगा, थ्रोम्बिन में। यानी कि नॉर्मल में जब प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन रहती है तो ये निष्क्रिय अवस्था में रहती है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य है रुधिर का स्कंदन करना। लेकिन जैसे क्षतिग्रस्त होती हैं कोई भी शरीर के अंदर रुधिर वाहिकाएं जब डैमेज होती हैं तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये कैसी निष्क्रिय थी, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय की जैसे संपर्क में आती है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, थ्रोम्बिन में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से हमने कितने चरणों का अध्ययन किया है, यहाँ पे 2 चरणों का। नेक्स्ट देखिए बेटा, थर्ड चरण है वो कौन सा है, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन एवं थक्का का निर्माण। फाइब्रिनोजन क्या है, जिस तरीके से जो प्रोथ्रोम्बिन थी ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन थी, इसी तरीके से जो फाइब्रिनोजन है ये भी प्लाज्मा में पाई जाने वाली क्या है, एक प्रोटीन है। नॉर्मल अवस्था में जो फाइब्रिनोजन है ये कैसे रहती है,
निष्क्रिय अवस्था में रहती है, लेकिन जैसे ही जब ये थ्रोम्बिन के संपर्क में आती है, भाई प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय की उपस्थिति में किसमें बदला था, थ्रोम्बिन में बदला था। तो ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये थ्रोम्बिन सक्रिय की जब संपर्क में आती है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी, फाइब्रिन में। किसमें परिवर्तित हो जाएगी, फाइब्रिन में। जो फाइब्रिनोजन थी ये रक्त के अंदर घुलनशील प्रोटीन थी, जबकि जो फाइब्रिन है ये कैसी प्रोटीन है, एक रेशेदार और अघुलनशील प्रोटीन है, यानी कि छोटे छोटे रेशे तंतुनुमा संरचनाओं में क्या होती है, व्यवस्थित हो जाती है। तो ये जो रेशे यानी कि फाइब्रिन के जो रेशे हैं ये घाव के ऊपर आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक जाल के समान संरचना का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। और उस जालनुमा संरचना में जब रुधिर कणिकाएं आकर के आती हैं तो उसमें वो फंस जाती हैं और फंस करके किसका निर्माण कर लेती है, थक्के का निर्माण कर लेती है। तो एक बार देखिए, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन एवं थक्का का निर्माण। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाने वाली घुलनशील प्रोटीन है, यह थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाती है। फाइब्रिन एक रेशेदार व अघुलनशील प्रोटीन है, यह बहुलीकृत होकर के फाइब्रिन के तंतु बनाती है। किसका निर्माण कर लिया, तंतुओं का। ये तंतु घाव पर परस्पर जुड़कर जालनुमा आवरण का निर्माण कर लेते हैं और इसमें रुधिर कोशिकाएं फंस करके थक्के का निर्माण कर देती है। तो एक बार देखिए यहाँ पे उत्तकों की क्षति हुई, पट्टिकाणु यहाँ से क्या हो गए, टूट गए। जब पट्टिकाणु टूटे तो यहाँ से क्या मुक्त हो गई, थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त हुई और इस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने स्कंदन कारक 7 को और स्कंदन कारक 10 को तथा कैल्शियम +2 आयन को क्या कर देंगे, ये सक्रिय कर देंगे और इससे क्रिया करके किसका निर्माण कर लिया, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का। जो प्रोथ्रोम्बिन थी ये सेकंड चरण था। प्रोथ्रोम्बिन थी ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन थी और जैसे ही इस प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक के संपर्क में आई, कैल्शियम +2 आयन के संपर्क में आई, ये किस में परिवर्तित हो गई, थ्रोम्बिन सक्रिय में। फाइब्रिनोजन जो थी ये भी प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन थी। अब ये फाइब्रिनोजन है इसी थ्रोम्बिन सक्रिय के संपर्क में आने पर किस में परिवर्तित हो जाएगी, फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाएगी और फाइब्रिन के तंतु रुधिर केशिकाओं पर जब आपस में जुड़ करके किसका निर्माण कर लेंगे, जाल का निर्माण कर लेंगे और उसके अंदर रुधिर कणिकाएं फंस जाती है और फंस करके किसका निर्माण कर लेती है, थक्के का। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आता है कि सीरम से आप क्या समझते हैं कि जब रुधिर का थक्का बन जाता है तो वहां से रुधिर का जो तरल भाग है वो क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है और रुधिर के तरल भाग को पृथक हो जाना क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। रुधिर स्कंदन में अगर बात करें भाई कितना समय लगता है, तो रुधिर स्कंदन में जो समय लगता है वो कितना लगता है, लगभग 6 से 10 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। तो आज यहाँ पर हमने रुधिर स्कंदन किस तरीके से ब्लड का होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।